वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग चल रहे हैं जो पढ़ रहे थे हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स चल रहा था। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक हम लोग देख रहे थे। तो वर्क और एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना था पावर। तो पावर के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। इसी का टॉपिक है कोलिजन, उस कोलिजन के टॉपिक को भी हम लोग को इसी में कवर करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग पावर क्या होता है। तो पावर हम लोग क्या कहते हैं भाई, पावर का डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि वर्क डन पावर P इज टू क्या होता है W अपॉन टी। W अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम लोग को डॉट लिखना पड़ेगा, F वेक्टर डॉट DS वेक्टर डिवाइड बाई dt या t। अगर हम लोग कहेंगे ds अपॉन dt जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, यानी F वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल्स टू पावर। यानी फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर। पावर का मतलब अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, पावर होने का मतलब हम एक फ़ोन घुमाएंगे तो हमारा कोई भी काम हो जाएगा। एक भी काम मतलब हमारा जो पावर ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि हमारा इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम लोग कुछ भी कह दें वो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है। मतलब पावर होने का मतलब है कि वर्क करने की एबिलिटी पर सेकेंड वो ज़्यादा है, पर सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम ज़्यादा है, तब हमारे पास एबिलिटी ऑफ द वर्क डन वो तो एनर्जी होता है। एबिलिटी ऑफ वर्क डन ये एनर्जी है, और एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो क्या है हमारे पास, पावर। यानी पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना होगा तो फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारे पास क्या होता है, पावर। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, वाट। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको जूल पर सेकेंड। तो वर्क का हमारे पास पावर कितना, यूनिट कितना होता है जूल, और टाइम का कितना होता है सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वॉट, और इसी को लिखा जाता है जूल पर सेकेंड। यानी जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक जूल अगर वर्क किया जाए तो उसको हम लोग ये कहेंगे कि वो 1 वाट के इक्वल है। तो वाट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। इंपल्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी बॉडी पर काम करे तो उसको हम लोग कहते हैं इंपल्स। उसका जो फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। यानी अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है तो टाइम और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। तो यानी हम लोग कहें इंपल्स इज इक्वल टू आई, तो इंपल्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स इनटू dt। इसको हम लोग कहते हैं इंपल्स आई। अब हम लोग ये कहें कि आई हम लोग ये इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर सकते हैं हम लोग, इंपल्स आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास इंटीग्रेशन T1 से T2 हमारे पास F इंटू dt। इसको हम लोग कहेंगे इंपल्स। इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। ठीक, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड को हम लोग दूसरे अगर फॉर्मेट में लिखें तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ इंपल्स आई, kg मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास क्या हो गया, मास इंटू, ये देखिए मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो यूनिट होता है वो वेलोसिटी का हो सकता है, तो मास इंटू वेलोसिटी का भी हम लोग कहेंगे। यही यूनिट हमारे पास संवेग का भी होता है, मोमेंटम का भी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, संवेग और आवेग का सिद्धांत क्या है। संवेग और आवेग का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो इंपल्स है, इंपल्स को हम लोग किसी भी पार्ट पे अगर डिफाइन करना है तो इंपल्स उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग फोर्स को किस तरीके से डिफाइन किए हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया है F इज इक्वल टू जो होता है m इंटू ए। ए को क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, F
इज इक्वल्स टू m इंटू dv अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं f इंटू डी टी इज इक्वल्स टू m इंटू dv। अब हम लोग ये कहें कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है भाई, हमारे पास इसी को कहते हैं इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है m इंटू डी वी, यानी v2 माइनस v1, यानी ये क्या हो जाएगा m v2 माइनस m v1 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी हमारे पास I इज इक्वल टू आ गया इम्पल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मींस की चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी। I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के। इसको कहते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। इसका यूनिट जो होता है मोमेंटम के इक्वल के बराबर होता है, और मैग्नीट्यूड में भी हम लोग चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग मोमेंटम प्रिंसिपल हम लोग ये देख सकते हैं। इंपल्स ऑफ ए फोर्स, देखिए आइए अभी हम लोग ने डेफिनेशन जो देखा था, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ओवर ए स्मॉल फाइनाइट पीरियड द फोर्स इज कॉल्ड इज एन इंपल्स फोर्स। तो उसको हम लोग जो उसका मैग्नीट्यूड है इंपल्स का F इंटू डी टी के टर्म्स में देते हैं। और अभी मैंने इसको डिफाइन किया था कि स्मॉल, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ठोकर लगना, जैसे अगर कभी भी अगर ठोकर लगेगा तो बहुत कम समय के लिए लगता है और पूरा शरीर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम में आ गया, पैर वैर में कहीं पर भी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में होता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे पास ट्रांसफर होता है बॉल और बैट पे के बीच में, और हमारे पास उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अभी देखें कि मतलब कोई अगर चीज अचानक से हमारे पास कहीं पर भी अचानक से किसी को स्लैप अगर हम लोगों ने कर दिया तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो इंपल्स कहलाएगा कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे पास बहुत कम समय के लिए अगर किसी पर भी अगर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स और टाइम का जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसी को कहते हैं इंपल्स। जैसे किसी को अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग मार देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग कान पे कर देते हैं, वो क्या है, इंपल्स का ही हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, तो हम लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, इंपल्स का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट लिख लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। क्या कह सकते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड। ये पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड है और न्यूटन सेकेंड। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्रेंड्स, और हम लोग इसको इजीली समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग ये कहें कि यदि F इज टू जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो हम लोगों से ये बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जिस भी बॉडी की अगर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, किसी भी पिंड पर वर्क कार्य करने वाले सभी बल का एक परिणामी उस पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, उसमें समानुपाती होता है इनफैक्ट हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका जो समानुपाती कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, वो कितना होता है, 1 होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इफ एफ नेट अगर हमारे पास 0 है, बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाए 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dp वेक्टर डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी dp वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू 0, यानी p2 इज इक्वल टू p1। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग ये कहेंगे कब हुआ, जब नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा 0, यानी किसी भी बॉडी पर कहीं पर भी अगर कुल जो है उसका सभी बलों का सम जो है अगर 0 है, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है भाई, अगर हम लोग ये कहें कि m1 v1 इज इक्वल टू
m2 v2, चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा इनिशियली और फाइनली वो बराबर होंगे। 1 और 2 अगर दो मास सिस्टम है तब, अगर हम लोग एक ही मास सिस्टम है और हम लोग एक ही अगर बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे mi vi समेशन इज इक्वल्स टू समेशन m j i j वी जे इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा जे इज इक्वल्स टू हमारे पास जितना भी हम लोग इसको कंजर्व भी करा सकते हैं, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा। ये पहला सिचुएशन है, ये बाद का सिचुएशन है, इनिशियल और यहां पर लिखना चाहिए था फाइनल पोजीशन। इनका सम जो होगा हमेशा इंडिविजुअल। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी इनिशियली अगर वन पार्टिकल, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो बहुत सारे अगर पार्टिकल हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस एंड सो ऑन। इन्हीं का सबका वेलोसिटी जो है m2 v2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन, ये बराबर होगा। ये देखो आपस में इनकी वेलोसिटीज में चेंज हो सकता है, मोमेंटम में चेंज हो सकता है, लेकिन फाइनली अगर मोमेंटम का सम और इनिशियल मोमेंटम का सम अगर निकाला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो सम हमारे पास बराबर आएगा। अगर नेट फोर्स, इफ एंड ओनली इफ एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारे पास 0, अगर नेट फोर्स का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा तो हम लोग पास इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो डेफिनेशन क्या है, इन ए सिस्टम इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, उनका सम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल कांस्टेंट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। कहीं पर भी हमारे पास उसका मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, चलिए, तो इस पर आधारित हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा। इसका एग्जांपल एक है, हम लोग इसको एग्जांपल अगर हम लोग ये देखें कि एग्जांपल आखिर होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि एक दिवाली में आप लोग जो पटाखे जलाते हैं ऊपर, वो पटाखे ऊपर जाकर के हमारे पास जब फूटते हैं तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो आप लोगों ने ये सब एकदम गुब्बारे की तरह ये चारों तरफ एक फूल टाइप का हमारे पास बन जाता है, एक ऐसा लगता है कि एक सीक्वेंस में निकल रहा है। तो देखिए, अगर एक पार्टिकल इधर जाएगा तो दूसरा वाला पार्टिकल इधर जाएगा, एक पार्टिकल अगर इधर जाएगा तो उतना ही मोमेंटम, यानी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। वो जो जितना इनिशियल हम लोगों ने वेलोसिटी प्रोवाइड किया है वही हमारे पास जिस वेलोसिटी से जा रहा है वही ट्रेवल करना चाहिए। यानी उसमें वहां पर हमारे पास कौन सा थ्योरम वर्क करता है, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी बाहर एक्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और उस पर हम लोग आधारित वो समझ सकते हैं। अब देखिए आता है कोलिजन ऑफ द बॉडी। कोलिजन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या, संघट। संघट का मतलब टकराना। तो कोलिजन ऑफ द बॉडी लाइन ऑफ इंपैक्ट, जिस लाइन के अलोंग ये टकरा रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। जैसे हमारे पास कॉमन टेंजेंट हो गया और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया। ये टू बॉडीज हैं हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए जा सकते हैं, u1 ये u2। तो इसमें कंडीशन क्या है कि u1 मस्ट बी ग्रेटर देन, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u1 जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारे पास इंपैक्ट होगा, नहीं तो ये दूसरा, अगर ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, u1 डैश u2 डैश, तो हमारे पास इजीली यहाँ पे इनका लाइन ऑफ, तो जिस भी लाइन के अबाउट इन लोगों का कांटेक्ट होता है उस सेंटर से पास होकर के जाने वाले लाइन को अगर मिला दिया जाए तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बनता है और ये क्या बनता है, कॉमन टेंजेंट। ठीक, अब हम लोग ये कहें कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द इंपैक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। कॉमन नॉर्मल अगर इसका टेंजेंट हम लोग देखें, इन पे दोनों पे हमारे पास जो नॉर्मल लाइन होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक, अब अगर हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट और लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होते हैं वो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि इसका हम लोग इक्वेशन कैसे देखेंगे, तो आइए एक सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी हमारे पास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कोई मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास कोलिजन तभी होगा जब
हमारे पास U1 इज ग्रेटर देन क्या हो, U2, तो हमारे पास कोलिजन होगा। और जिस भी पॉइंट पे जाकर के टकराएंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो इनका कॉमन टेंजेंट अगर लिखा जाए, इस पे जो नॉर्मल होगा दोनों का, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाएगा। ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और ये हमारे पास कॉमन नॉर्मल क्या है, CN कॉमन नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यूज किया जाता है, मैंने अभी इसके लिए लिख दिया, तो ये कॉमन नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ठीक, आइए तो हम लोग देखते हैं कि कोलिजन हमारे पास किस तरीके से हो सकता है और क्या क्या मतलब हो सकता है। अगर कोई भी कोलिजन जो फोर्सेस का ट्रांसफर है केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारे पास कहलाएगा हेड ऑन हेड कोलिजन। अब अगर लाइन ऑफ हमारे पास जो, अगर उनके सेंटर डिस्टेंस जिसमें आ रहे हैं वो 2 डायमेंशन में अगर टूट जाए, मान लिया जाए कि वो इस तरीके से हमारे पास आकर के टकराए, तो यहाँ पे अगर इनका टक्कर यहाँ से अगर हो रहा है, तो ये ऐसे आ रहा था हमारे पास और ये इस तरीके से आगे जा रहा था, तो इसके बाद ये इधर और इधर चले जाएंगे साइड में। कैरम बोर्ड अगर आप लोगों ने खेला हो, तो कैरम बोर्ड को हम लोग को जब ऐसे तिरछा अगर हमें करना होता है, तो उसकी गोटी को हम लोग इस तरीके से करते हैं कि वो हेड ऑन हेड ना जाकर के वो थोड़ा सा साइड से जाकर के टकराए। तो जब साइड से टकराता है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक का मतलब किसी एंगल पे जाकर के वो क्या करेगा, हमारे पास टकराएगा। ठीक, तो हमारे पास जो कोलिजन है वो हम लोग कई तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देखें हेड ऑन हेड कोलिजन। तो हेड ऑन हेड कोलिजन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कभी भी जब हमारे पास बॉडी है एक दूसरे से जाकर के वो इस प्रकार टकराए कि ये हमारे पास इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट जो हो एकदम सिमिलर हो और इनके मोशन के अलॉन्ग ही हो। लाइन जो हमारे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट है उनके मोशन के अलॉन्ग ही हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेड ऑन हेड कोलिजन। अगर हमारे पास उनका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये देखो कॉमन टेंजेंट ये हो गया और वेलोसिटी इसकी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इधर थी इनिशियली, तो इनके बीच में एंगल हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहलाएंगे भाई, ऑब्लिक कोलिजन। ये हमारे पास ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसका हम लोग को जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो ये हम लोग को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम लोग को पढ़ना है हेड ऑन हेड कोलिजन। तो हम लोग हेड ऑन हेड कोलिजन, देखो वैसे भी अगर कोलिजन अगर करना होगा तो हमें सिचुएशन समझनी है कि किस तरीके से कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन अगर होता है तो एनर्जी का हमारे पास लॉस भी होता है, एनर्जी कंजर्व भी होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। टोटल एनर्जी हाउएवर अगर हम लोग कहें पूरा सभी एनर्जीज को अगर हमें कंसीडर करना है तो हमेशा क्या रहेगा, वो कंजर्व ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर हम लोग केवल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हमारे पास मटेरियल है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक है, क्या है, तो हम लोग किस तरीके से उसको देखेंगे। आइए हम लोग एक एक करके उस सिस्टम को समझने का कोशिश करें। ठीक, तो हम लोग देखते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन। देखिए कोलिजन चाहे कोई भी हो, कोलिजन कोई भी अगर होगा तो उसमें हम लोग ये कहेंगे कि उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हमारे पास बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से आकर के टकराया है तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्या कर रहा है, ये भी बॉडी ये बॉडी दोनों हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी u1 से और ये कांस्टेंट वेलोसिटी u2 से चल रहा है। अब हमारे पास इन पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। जब ये आपस में आएंगे टकराएंगे तो ये u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये आपस में एक दूसरे पर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, आपस में फोर्स लगेंगे तो इसका वेलोसिटी कुछ कम होने का कोशिश करेगा, इसका वेलोसिटी कुछ बढ़ने का कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं बाहर से कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। यानी F जो होगा वो हमारे पास क्या है, F नेट ऑन द बोथ सिस्टम एट द टाइम ऑफ कोलिजन। संघट के दौरान अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और नेट फोर्स जैसे ही 0 हुआ फ्रेंड्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हम लोग क्या कर देंगे, बराबर। अब इसके बाद जब 3 सिचुएशन होती हैं हम लोग पास, बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन अगर हमने कहते कि ये V2 है, ये V1 है और ये V2 है, ये मास M1 था, ये मास M2 है, तो हम लोग
ये कहलाएगा आफ्टर कोलिजन। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आफ्टर, संघट के बाद की स्थिति, संघट से पहले की स्थिति, संघट के दौरान की स्थिति। तो हम लोग को 3 सिचुएशंस में हम लोग को बातचीत करना है। अब मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये कहें फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं जिसका मास m1 मास m2, ये u1 वेलोसिटी से ये u2 वेलोसिटी से कोलिजन होना ही है, तो u1 इक्वल्स टू u2 की हम लोग बात करेंगे। जब कोलिजन होगा ही नहीं तो बात ही करने की क्या जरूरत है। ये हमारे पास है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन का सिचुएशन क्या होगा, हमारे पास ये दोनों कांटेक्ट में होंगे और फिर उसके बाद हमारे पास आफ्टर कोलिजन, तो ये हो जाएगा, हमने कह दिया कि मास m1 है, ये v1 वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये मास m2 हो गया। ठीक, तो ये कहलाता है सिचुएशन बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये कहलाता है आफ्टर कोलिजन। ये है हमारे पास, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये मास m1 है, ये मास m2 हो गया। ठीक, अब हम लोग ये कहें कि ये जब दोनों आकर के आपस में जब टकराएंगे, तो इनके बीच में फोर्सेस का आदान प्रदान होगा। हमने कह दिया कि ये F1 है, ये F2 है, तो F1 इक्वल्स टू F2 होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी F1 इक्वल्स टू माइनस F2 होगा, और दोनों का अगर सम अगर हम लोग देख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि इस पर नेट फोर्स कहीं से भी कोई काम नहीं कर रहा है। जब नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो मोमेंटम मतलब डेल्टा P इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी हमारे पास P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग ये कहें कि इनिशियल मोमेंटम जो है हमारे पास डेल्टा P का है, वो कितना है, तो हम लोग ये इनका इनिशियल मोमेंटम देखें तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए दोनों का सम हमें लेना है, सिस्टम ऑफ द 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग क्या होंगे, बराबर, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास ये जस्ट बिफोर है, इतना दूर नहीं कि सर कुछ लॉस हो रहा होगा। वैसे भी हम लोग केवल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हवा में आ रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का इस सिचुएशन से यहां तक जाने में एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो हम लोग ये कहेंगे m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए अभी थोड़ा अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 होगा, इसका मोमेंटम m2 u2 होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा m1 v1 और ये क्या हो जाएगा m2 v2। तो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। ये इनिशियल मोमेंटम, ये कहां से लिख दिया हम लोगों ने, संवेग संरक्षण के नियम से। क्यों लगा दिया संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि नेट फोर्स जो होगा हमारे पास बॉडी पर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द कोलिजन हमारे पास 0 होगा। इन पूरे सिस्टम को एक साथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, एक हमारे पास इक्वेशन मिल गया। और देखिए फ्रेंड्स, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास क्या लगेगा, 0 लगेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन जो है हर एक टाइप के कोलिजन में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो टर्म क्या है और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये देखिए हमने कह दिया कि कोलिजन तभी होगा फ्रेंड्स जब हमारे पास u1 ज्यादा हो और u2 क्या हो, कम हो। अब अगर u2 ज्यादा हो जाएगा, u1 कम होगा, बराबर भी होंगे, तब भी ये एक दूसरे को कैच नहीं कर पाएंगे। तो कैच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग ये कह सकते हैं
कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसको कह रहे हैं कि वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम है, तो ये इसको अप्रोच कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको अप्रोच कर रहा है, ये यहां पर पहुंचने का कोशिश कर रहा है। अगर ये पहुंचने का कोशिश कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उतना ज्यादा होगा, ये जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि u1 ज्यादा होना चाहिए। अगर u1 बहुत ज्यादा है तो इसको बहुत जल्दी जाकर के पकड़ लेगा, इसको इससे टकरा जाएगा। और यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये दोनों अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, तो हमारे पास ये v2 है, सॉरी ये u2, ये v2, तो v2 हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक जनरल सा अगर आइडिया हम लोग देखें, ये इससे अगर जाकर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। सिचुएशन क्या हो सकता है? अब ऐसा नहीं हो सकता इसको हमें तोड़ना नहीं है, तोड़ना अगर होगा तब जाकर के इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और लाइन ऑफ इंपैक्ट में इसको तोड़ करके आगे निकल जाएगा। हम लोग वो सिचुएशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये भी मान करके चल रहे हैं दोनों बॉल रिजिड्स हैं और हमारे पास या इलास्टिक भी है, इनका टूटना नहीं होगा। ब्रेकिंग पॉइंट हम लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। यही काम हम लोग वहां पे करते हैं, जैसे बॉल रोड रूलर्स में, अगर या रोलिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जहां पे हमारे पास रोलर के जो सिलेंडर होते हैं, जो स्फेरिकल बॉल्स हम लोग बनाते हैं, उसमें हमारे पास किस तरीके से फोर्सेस काम कर सकते हैं, उसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक हो जाएगा जब टूट जाएगा, तो हमें तोड़ना नहीं है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है? इसकी 3 सिचुएशन हो सकती हैं, ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं, 2-3 सिचुएशन। इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होकर के ये इतना हो जाएगा, ये रेस्ट में आ जाए। दूसरा सिचुएशन क्या है कि इसके पास भी वेलोसिटी रहे इसके पास, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, या फिर दोनों एक साथ चिपक करके मोशन करने लगे। ठीक, तो वो कौन कौन से सिचुएशन में आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। देखिए ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। तो हम लोग इसमें एक टर्म यूज करते हैं, एक E, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी हम लोग कहें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1, ये क्या है? u1 माइनस u2। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक, चलिए, तो हम लोग ये देखें कि यहां पर हम लोगों ने 2 टर्म डिफाइन किया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेशंस। तो हम लोग ये कहें कि यहां पर हमारे पास क्या आ गया भाई? हम लोगों ने दोनों चीज देख लिया। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये कहें कि m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होगा इनका सम। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इसको हम लोग लिख सकते हैं E। ठीक, आइए, ये हमारे पास हो गया, ये u1, ये u2, ये लाइन हमारे पास इंपैक्ट, और ये परपेंडिकुलर था हमारे पास मास ऑफ द बॉडी 1, मास ऑफ द बॉडी 2, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 and 2 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 and 2। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपैक्ट बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है E का वैल्यू अगर 1 के बराबर है, इसके बराबर है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इंपैक्ट कहें या कोलिजन। ठीक, इंपैक्ट कहें या कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास E का वैल्यू क्या होगा?
1 होगा और इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। इन दोनों का रेशियो ही हमारे पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, मोमेंटम भी कंजर्व, मोमेंटम तो कंजर्व हमेशा होता है। और इसमें एक सी पार्ट है जो कि अगला भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जो होगा हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट। यानी इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यानी हम लोग उनके काइनेटिक एनर्जीज को जोड़ देंगे। यानी फ्रेंड्स अगर हम लोग इसी चीज को अगर ये कहें कि ये हमारे पास बॉडीज हैं, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये U1 है, ये इसको हमने कह दिया ये U2 है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये M1 M2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास V1, ये क्या हो गया हमारे पास V2, ये मास M1 मास M2 एंड सो ऑन। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं भाई कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये क्या है हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हम लोग ये क्या कहें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अगर हम लोग ये कहें कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यही एनर्जी कंजर्वेशन में लिखा था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व रहेगा वो यही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी टोटल काइनेटिक। लेकिन ये कब है, व्हेन E इज इक्वल टू 1, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तभी हम लोग ये लिख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, पहला हमारे पास हो गया परफेक्टली इलास्टिक के लिए हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग इस तरीके से E का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, परफेक्टली इलास्टिक अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग इजीली कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड होगा, नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग ये कहें दूसरा, परफेक्टली प्लास्टिक इंपैक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी परफेक्टली प्लास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जब इतना उनके अंदर प्लास्टिसिटी का है कि जब वो टकराएं तो टकराने के बाद दोनों एक साथ चिपक जाएं, मतलब एक ही वेलोसिटी से वो क्या करने लगे, फाइनल मोशन करने लगे। तो ऐसे इंपैक्ट को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब हम लोग किसी चीज को धरती पे अगर हम लोग फेंकते हैं, मान लो अर्थ पे हम लोगों ने फेंका, अर्थ के सरफेस पे, अगर वो रीबाउंड होकर के ऊपर आती है तो उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो जैसे आटा गुथा हुआ है, उसको अगर फेंक देंगे तो वो कभी रीबाउंड होकर के नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर 0 हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। आफ्टर इंपैक्ट बोथ बॉडीज कोलाइड्स एंड मूव टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हमारे पास क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, मतलब एक ही साथ वो दोनों क्या करने लेंगे, मोशन करने लगेंगे। तीसरा जो कंडीशन है, मोमेंटम इज कंजर्व। देखो मोमेंटम तो हमेशा कोई भी कोलिजन होगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि उस पर फोर्स काम कर रहा है कि नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स तो बिल्कुल नहीं काम किया, तो मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा। और ये जो v है हमारे पास कॉमन वेलोसिटी होगा। There is a loss of kinetic energy during impact and thus kinetic energy is not conserved. Impact, इसको ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, मतलब कितना हमारे पास लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, तो हाफ m1, ये अगर हम लोग कहें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखिए यहां पर लिखा गया हमारे पास, इनफैक्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में v1 और v2 क्या है, v1 इज टू क्या है हमारे पास v2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, टू इसको v कर देते हैं, जो कि कॉमन वेलोसिटी था हमारे पास। ये जो कॉमन वेलोसिटी v हम लोग पास लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कितना पहले था और कितना बाद में रहा, इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही लॉस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग हैं सेमी इलास्टिक इंपैक्ट। देखिए इसको पूछने का बहुत बेकार मतलब सिचुएशन है। इसमें कभी कभी बहुत सारा अगर बुक आप राइटिंग करोगे, हम ये कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं और मैं पूर्ण रूप से ईमानदार हूं, इसमें अंतर है। क्या अंतर है? परफेक्टली ईमानदार मतलब कभी बेईमानी नहीं की, ईमानदार हूं अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तब तो मान लो 100% कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर ईमानदार हूं तो यह भी हो सकता है कि कुछ % के लिए मैं चोर हो सकता हूं। मैं पूरी तरीके से चोर हूं तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ये कहूं कि मैं सिर्फ चोर हूं तो कभी कभार चोरी भी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। तो देखिए इसमें समस्या क्या है कि अगर हम लोग ये कहें कि जो इसका पूछने का तरीका होता है, अगर बोल देगा इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन की अगर हम लोग बात करें, दोनों सिचुएशन कभी कभी एक ही जैसा होता है। जब तक परफेक्टली न लगा हो, परफेक्टली इलास्टिक और जब तक परफेक्टली इनइलास्टिक न लगा हो तब तक हम लोग 0 या 1 नहीं लेंगे। अगर वो कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है या सेमी इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसमें दिया रहेगा और उसका वैल्यू जो होगा E इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा 0। फ्रेंड्स इसको इजीली थोड़ा समझने वाली बात है, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आप लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि कोई पूर्ण रूप से ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो पूर्ण रूप से ईमानदार है और दूसरा कहते हैं ये ईमानदार है। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण रूप से ईमानदार को आप 100% दे दिए और आपने ईमानदार को हमने कह दिया कि चलो 90% ईमानदार होगा, 10% हमारे पास क्या होगा, बेईमान टाइप का होगा, लेकिन है ना 10% का बेईमानी उसके अंदर। अब हम लोग दूसरा कह रहे हैं कोई पूर्ण रूप से बेईमान है, थोड़ा भी नहीं बचाता, पूर्ण रूप से परफेक्टली डिसऑनेस्ट अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, और कह देंगे कि ये डिसऑनेस्ट है मतलब बेईमान है, तो बेईमान और पूर्ण रूप से बेईमान में अंतर हो जाएगा। हम कह सकते हैं 90% बेईमानी करता है और 10% में ईमानदारी वो दिखा सकता है, और पूर्ण रूप से जो बेईमान है वो 100% है। तो इसलिए इसको 3 सिचुएशन में पूछा जाता है अलग अलग। जब तक परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ना लगा हो तब तक आप 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी कई बुक में आप देखेंगे केवल इलास्टिक कोलिजन अगर कह देता है तब भी उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या ले लिया जाता है, 1 ले लिया जाता है। तो इसमें समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि किस बुक से क्वेश्चन लिया गया है, किससे नहीं लिया गया है। तो आप लोग इसके लिए परेशान होंगे नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सारा इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को ये बता दिया जाए। तो सेमी इलास्टिक इंपैक्ट जो होगा इसमें E का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो कंजर्व ही रहेगा कहीं से भी कोई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो हमारे पास इसमें यहां पर लिखना है सी देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा, और इसमें हमारे पास दोनों चिपक करके नहीं, यानी एक साथ मोशन नहीं करेंगे, यानी इसमें जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यानी हमारे पास इसमें से इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये आप लोग पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो कि आप लोग को इसमें यूज रखना है।
तो सेमी इलास्टिक इंपैक्ट में हमारे पास ई का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 2 kg बॉल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर कोलाइड्स डायरेक्टली विद ए बॉल ऑफ मास 4 kg एट रेस्ट। देखिए m1 इज इक्वल टू दिया है 2 kg और u1 इज इक्वल टू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड और हमें क्या दिया है, m2 इज इक्वल टू दिया है 4 kg और u2 इज इक्वल टू दिया है 0। आफ्टर इंपैक्ट 2 kg बॉल कम इनटू रेस्ट, यानी v1 जो है हमारे पास 0 और v2 इज इक्वल टू हम लोग को डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द 4 kg बॉल आफ्टर द स्ट्राइकिंग एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल। तो हमें e का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा और फाइंड आउट करना है हमें v2 कितना आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन हो तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे किसी भी तरीके का कंजर्वेशन इंपैक्ट हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फ्रेंड्स जल्दी बताइए, m2 2 इंटू 3 प्लस m2 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू v1, 2 इंटू v1 0 है प्लस 4 इंटू हमें v2 फाइंड आउट करना है कि v2 होगा कितना। तो हम लोग ये कहेंगे ये क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू v2, यानी v2 इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, v2 इज इक्वल टू आ गया 3/2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये एक पार्ट आ गया, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा। तो हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप लोग इजीली देख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग ये देखें कि इसका अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने ये देख लिया है, इसमें हम लोग ये कहें कि E इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। v2 कितना है हमारे पास, v2 निकाला हम लोगों ने 3/2 माइनस 0 आया है v1, क्योंकि वो कहा है रेस्ट में आ जाएगा, और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3 यानी 1/2, यानी E इज इक्वल टू जो आ गया हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन देगा इंपैक्ट का, कोलिजन का, तो आप लोग बिना हेजिटेशन के सबसे पहले आप लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग उसमें अगर इलास्टिसिटी का अगर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, जो भी अगर हमें दे देगा उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो जितनी भी सीट के प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसका हम लोग क्लास जो लाइव सेशन होगा उसको हम लोग रख लेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं।